हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी स्टडी पॉइंट। आज हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर समझेंगे, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। 12th क्लास में हमारे पास पॉलिटिकल साइंस की दो पुस्तकें हैं। पहली का नाम है समकालीन विश्व राजनीति और दूसरी का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। जो हमारी पहली पुस्तक है दोस्तों, इसमें 7 चैप्टर है और जो हमारी दूसरी पुस्तक है उसमें 8 चैप्टर है। आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पहली बुक का, दो ध्रुवीयता का अंत। तो दोस्तों चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों आज के हमारे चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। दोस्तों दो ध्रुवीयता का अंत समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि दो ध्रुवीयता क्या है। इसके लिए हमें दोस्तों पहला विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बारे में जानकारी होना जरूरी है। दोस्तों पहला विश्व युद्ध 1914 में हुआ था और 1918 तक चला था। ये युद्ध मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच में हुआ था, जिसमें केंद्रीय शक्तियां हार गई थी और मित्र राष्ट्र जीत गए थे। पहले विश्व युद्ध में हमें बस इतना ही याद रखना है कि पहला विश्व युद्ध किन किन के बीच में हुआ था और ये कब से कब तक चला था। दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। ये मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र के बीच में हुआ था, जिसमें मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका शामिल थे। और जो हमारा ध्रुवी राष्ट्र था, इसमें जापान, जर्मनी और इटली शामिल थे। दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध 1945 को समाप्त हुआ था। अगस्त 1945 को दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, क्योंकि अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए थे, जिसके बाद से ही दूसरे विश्व युद्ध का अंत माना जाता है। दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व स्तर पर दो सबसे ताकतवर देश उभरकर सामने आए, अमेरिका और सोवियत संघ। इन्हीं दोनों को दो ध्रुवीयता कहा जाता है। इन्हीं दोनों के लिए दो ध्रुवीयता शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही दो ध्रुवीयता की शुरुआत हुई थी, क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर देश बन के उभरे थे। दोस्तों अब हम समझते हैं शीत युद्ध क्या है। दोस्तों शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो देशों के बीच हमेशा ऐसी स्थिति रहती है कि युद्ध किसी भी पल हो सकता है, लेकिन युद्ध ना हो। इसी स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। यही स्थिति 1945 से 1991 तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में रही थी। इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। इसी स्थिति को शीत युद्ध कहा गया था, जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में 1945 से 1991 तक बनी रही थी। दो ध्रुवीयता का अंत। दोस्तों 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था और सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही दो ध्रुवीयता का अंत माना जाता है। हमने देखा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ सबसे ताकतवर देश बन के उभर कर सामने आए थे, और फिर इन्हीं दोनों देशों के बीच में शीत युद्ध छिड़ा रहा 1945 से 1991 तक। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही दो ध्रुवीयता का अंत माना जाता है। 25 दिसंबर 1991 को दोस्तों सोवियत संघ का विघटन हुआ था। सोवियत संघ क्या दोस्तों, सोवियत संघ के बारे में समझते हैं। सोवियत संघ कैसे बना। 1917 की रूसी क्रांति के बाद दोस्तों 1917 में रूस में एक क्रांति हुई थी, जिसे हम रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। ये इसी क्रांति के बाद यूएसएसआर, सोवियत गणराज्य अर्थात सोवियत संघ अस्तित्व में आया था। जो सोवियत संघ था, ये 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसके बाद इसका गठन हुआ था। जो ये दोस्तों रूसी क्रांति थी, ये समाजवाद के समर्थन में थी और पूंजीवाद के विरोध में थी, इसलिए इसे समाजवादी क्रांति भी कहा जाता है। इस क्रांति
वो बोलेस्विक कम्युनिस्ट, रूस में एक पार्टी थी दोस्तों, बोलेस्विक कम्युनिस्ट पार्टी। इसी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा इस क्रांति को किया गया था, रूसी क्रांति को की अगुवाई की गई थी। तो इसलिए इस क्रांति को बोलेस्विक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों समाजवाद क्या है और पूंजीवाद क्या है? समाजवाद दोस्तों एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसी विचारधारा है जिसमें माना जाता है कि जो देश में, किसी भी देश में जो संसाधन है, उन संसाधनों पर सरकार का अधिकार हो। देश के सारे उद्योग, सारी चीजें सरकार के हाथ में हो, सरकारी अर्थव्यवस्था एक प्रकार से। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोस्तों उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा संसाधनों पर निजी क्षेत्रों का प्रभुत्व होता है। तो जो रूसी क्रांति थी दोस्तों, वे समाजवाद के समर्थन में थी और पूंजीवाद के विरोध में थी। सोवियत प्रणाली दोस्तों, सोवियत प्रणाली क्या है? सोवियत संघ की प्रणाली कैसी थी, शासन व्यवस्था कैसी थी, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों सोवियत प्रणाली राज्य कल्याण पर आधारित थी। इसमें राज्य कल्याणकारी था। जो सोवियत संघ था इसमें राज्य कल्याणकारी था, अर्थात जो भी नागरिक थे सोवियत संघ में, उन सभी नागरिकों की जो भी जरूरतें होती थी, उन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ की सरकार जिम्मेदार होती थी। सोवियत संघ में कोई भी काम, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, कोई भी हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी खोलना है तो उन सभी के लिए राज्य जिम्मेदार होता था। वे सभी राज्य के द्वारा ही चलाए जाते थे, वो राज्य के द्वारा ही जनता के लिए खोले जाते थे। सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध थी, सभी संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण था। जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी दोस्तों, वे एक योजना के तहत चलाई जाते थे, एक प्लानिंग के तहत चलाए जाते थे, जिसमें सारे काम पहले से निर्धारित, पहले से तय किए जाते थे और उसी के आधार पर यहाँ की अर्थव्यवस्था चलाई जाती थी। और देश में जितने भी संसाधन थे, सोवियत संघ में जितने भी संसाधन थे, उन सभी संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण था। निजी क्षेत्रों के लिए, प्राइवेट चीजों के लिए कोई भी जगह नहीं थी यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों घरेलू उद्योग बहुत ज्यादा उन्नत था। यहाँ का जो घरेलू कंपनी वगैरह थी, देश में जो कंपनियां थी बहुत ज्यादा अच्छी कंपनियां थी। सुई से लेकर कार तक सभी सामान बनाया जाता था। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो भी सामान होता था वो सोवियत संघ के अंदर ही बनाया जाता था। बाहर से कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी पड़ती थी, किसी भी वस्तु का आयात नहीं किया जाता था। लेकिन यहाँ पर जो वस्तुएं बनाए जाते थे वे अमेरिका जितनी अच्छी गुणवत्ता की नहीं होती थी। हालांकि वे बहुत ज्यादा अच्छी होती थी, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों के मुकाबले अच्छी गुणवत्ता की नहीं होती थी। बेरोजगारी नहीं थी, जनता के लिए न्यूनतम जीवन सुनिश्चित कर रखा था। यहाँ पर बेरोजगारी नहीं थी, सभी लोगों को यहाँ पर रोजगार प्रदान किया गया था। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पे विशेष ध्यान दिया गया था। सभी लोगों को जो आधारभूत आवश्यकता की जो बेसिक चीजें होती है, यहाँ पर सभी नागरिकों को उपलब्ध करा रखी थी। इसके अलावा दोस्तों संचार प्रणाली, यहाँ की जो संचार प्रणाली थी वो बहुत ज्यादा उन्नत थी। यहाँ पर वस्तुओं का एक स्थान से, यहाँ पर वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, लाना और सूचनाओं का आदान प्रदान करना बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा आसान था। यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी कर रखे थे। इसके अलावा यहाँ पर संसाधन भरपूर मात्रा में थे। यहाँ पर संसाधनों की कोई भी कमी नहीं थी, किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। सभी खनिज पदार्थ वगैरह कोई भी चीजों का विदेशों से आयात नहीं करना पड़ता था, सभी चीज सोवियत संघ में ही उपलब्ध थी। इसके अलावा दोस्तों सोवियत संघ में एक ही पार्टी का शासन था। तो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ की प्रमुख पार्टी थी, दूसरी पार्टी कोई भी यहाँ पर नहीं थी और किसी भी व्यक्ति को पार्टी बनाने का कोई भी अधिकार नहीं था। जैसे भारत में हम अपनी पार्टी बना सकते हैं, कोई भी अपनी अलग पार्टी बना सकता है, राजनीतिक दल बना सकता है, लेकिन सोवियत संघ में ऐसा नहीं था। एक ही पार्टी सोवियत संघ में शासन करती थी। 1917 में सोवियत संघ बना था और 1917 से सोवियत संघ में केवल एक ही पार्टी ने शासन किया था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो अब हम समझते हैं सोवियत संघ का विघटन के कारण क्या थे। हमने देखा कि सोवियत संघ इतना ताकतवर था, इतनी अच्छी प्रणाली थी सोवियत संघ की, उसके बावजूद भी सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, क्या कारण रहे जिन कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो दोस्तों
पहला कारण था एक ही पार्टी का दबदबा। सोवियत संघ में मैंने अभी बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी का 70 सालों तक, लगभग 70 सालों तक यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन करा। 1917 में सोवियत संघ बना और जब से ही यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, जिस कारण यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो सत्तावादी हो गई थी, सत्ता की लालची हो गई थी। ये भ्रष्टाचार वगैरह यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इसका विरोध करने के लिए जनता ने यहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इसके पुतले जलाए और सड़कों पर इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन वगैरह किया था। तो जो दोस्तों, ये भी सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख कारण बना। इसके अलावा था हथियारों की होड़। दोस्तों, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही हथियार बनाने की एक होड़ लगी हुई थी। सोवियत संघ अपना ज्यादा से ज्यादा संसाधन हथियार बनाने में लगा रहा था ताकि वह अमेरिका से ज्यादा ताकतवर हो सके सैन्य रूप से। तो इसलिए भी सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि सोवियत संघ ने अपने ज्यादा से ज्यादा संसाधन और ज्यादा से ज्यादा पैसा हथियार बनाने में लगाया। नौकरशाही का सख्त शिकंजा। दोस्तों, सोवियत संघ में जो सरकारी कर्मचारी थे, जो नौकरशाही थे, सिविल सेवा वगैरह के सदस्य वगैरह थे, ये ताकतवर बन के उभरे थे। ये आलसी टाइप के हो गए थे, जिस कारण ये कोई भी काम नहीं कर रहे थे और सारे काम सोवियत संघ में बड़ी धीमी गति से हो रहे थे। जनता का सारे काम रुके पड़े थे, कोई भी काम आसानी से और जल्दी नहीं हो रहा था, जिस कारण जनता ने इन लोगों का भी बड़े पैमाने पर विरोध किया। इसके अलावा दोस्तों, सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। सोवियत संघ ने अपनी सेना 1979 में अफगानिस्तान भेज दी। यहाँ पर सोवियत संघ की सेना लगभग 10 सालों तक फंसी रही, 10 सालों तक युद्ध लड़ा अफगानिस्तान में जाकर सोवियत सेना ने। इससे इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होगी, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा आर्थिक दबाव पड़ा। पहले से हथियारों में ज़्यादा पैसा लगाने की वजह से इसकी आर्थिक हालत पहले से ही बहुत ज़्यादा खराब थी और यहाँ पर इसकी 10 सालों तक सेना सोवियत संघ में फंसी रही, वो अफगानिस्तान में फंसी रही, जिससे भी इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। जनता की जागरूकता का बढ़ना। दोस्तों, सोवियत संघ की जो जनता थी, इसे बताया जा रहा था कि हम अमेरिका और पश्चिमी देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। जब इनकी जागरूकता बढ़ी, जब यहाँ की जनता की जानकारी बढ़ी, इनके अधिकारों में वृद्धि हुई, तो इन्हें पता चला कि हम पश्चिमी देशों और अमेरिका के मुकाबले बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो जिससे इनके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भड़का, इन्होंने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करे। इसके अलावा था गोरबाचेव की सुधार की नीतियाँ। दोस्तों, गोरबाचेव सोवियत संघ के 1985 में राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे? 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। ये अंतिम राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के। इन्होंने सोवियत संघ में कई सारे सुधारों की नीतियां लागू की, लेकिन इनके सुधार उल्टे पड़ गए। इन्होंने जनता की जागरूकता बढ़ाई, ये एक अच्छा काम था ताकि सोवियत संघ का विकास हो सके, लेकिन जनता के अधिकारों में वृद्धि होने के कारण कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर होती चली गई और जिस कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो इन सभी कारणों की वजह से 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन की घोषणा मिखाइल गोर्बाचेव ने की थी। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद विश्व स्तर पर कौन कौन सी घटनाएं हुई, क्या क्या इसके परिणाम हुए। पहला था शीत युद्ध की समाप्ति। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो इसके बाद शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। तो पहला परिणाम वैश्विक स्तर पर यह हुआ कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। दूसरा, हथियारों की होड़ का समाप्त होना। दोस्तों, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हथियार बनाने की होड़ छिड़ी हुई थी। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो ये होड़ भी समाप्त हो गई। विचारधात्मक संघर्ष की समाप्ति। दोस्तों, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचारधारा को लेकर भी लड़ाई थी। अमेरिका का मानना था कि पूंजीवादी विचारधारा
दुनिया की सबसे अच्छी विचारधारा है और विश्व स्तर पर सभी देशों को इसी विचारधारा को अपनाना चाहिए। जबकि सोवियत संघ का मानना था कि समाजवादी विचारधारा सबसे अच्छी विचारधारा है। तो इसको लेकर भी दोनों के बीच में बहसबाजी थी, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, संघर्ष छिड़ा हुआ था। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ये संघर्ष भी समाप्त हो गया। जो विचारधारा को लेकर संघर्ष छिड़ा हुआ था ये भी समाप्त हो गया। अमेरिका का एकमात्र महाशक्ति बनना। दोस्तों, सोवियत संघ और अमेरिका दो विश्व स्तर पर सबसे ताकतवर देश थे। इन्हें दो ध्रुवीयता कहा जाता, दो महाशक्ति कहा जाता था। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो केवल अमेरिका ही विश्व में एकमात्र महाशक्ति बनकर रह गया। अब विश्व को इसका प्रकोप भी झेलना पड़ा था। छोटे छोटे देशों का उदय। दोस्तों, सोवियत संघ के विघटन के बाद जो हमारा सोवियत संघ था दोस्तों, ये 15 देशों से मिलकर बना था। ये सोवियत संघ के विघटन के बाद ये 15 देश उभर कर सामने आए, इनको एक अलग पहचान मिली। तो ये भी सोवियत संघ के विघटन का एक महत्वपूर्ण परिणाम था। इसके अलावा दोस्तों, रूस और पूर्वी यूरोप के जो देश थे जो सोवियत संघ में शामिल थे, इन देशों ने शॉक थेरेपी अपनाई। इन देशों के द्वारा शॉक थेरेपी अपनाई गई थी। शॉक थेरेपी क्या दोस्तों, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। शॉक थेरेपी एक आर्थिक मॉडल है जिसे समाजवाद से पूंजीवाद में बदलने के लिए बनाया गया था। जो समाजवादी देश थे ना, उन्हें पूंजीवादी देशों में बदलने के लिए ये शॉक थेरेपी का मॉडल दिया गया था। इसे रूस और पूर्वी यूरोप के देशों ने अपनाया था सोवियत संघ के विघटन के बाद। तो दोस्तों, शॉक थेरेपी के बारे में ही समझते हैं। अब मैंने बताया कि शॉक थेरेपी एक आर्थिक मॉडल है। इसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा दिया गया था। जो शॉक थेरेपी का मॉडल था दोस्तों, ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा बनाया गया था। इस मॉडल का शाब्दिक अर्थ था आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसका मानना था दोस्तों, किसी भी देश के अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए उसको थोड़ी बहुत तो हानि उठानी ही पड़ेगी। इस मॉडल के द्वारा रूस और पूर्वी यूरोप के देशों की जो अर्थव्यवस्था थी उसे समाजवाद से पूंजीवाद में बदला गया था। जब सोवियत संघ था तो सोवियत संघ में ये देश शामिल थे, पूर्वी यूरोप के देश और रूस सोवियत संघ के हिस्सा थे। इनके द्वारा समाजवादी विचारधारा को अपनाया गया था। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इन देशों ने शॉक थेरेपी अपनाई और शॉक थेरेपी का काम था इन्हें समाजवाद से पूंजीवाद में बदलना। इन देशों की अर्थव्यवस्था को समाजवाद से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलना शॉक थेरेपी का काम था। तो सर, शॉक थेरेपी की विशेषता क्या है, इसमें क्या क्या हुआ था? तो सर, शॉक थेरेपी का जो मॉडल था उसमें मिल्कियत का प्रमुख रूप, जो अर्थव्यवस्था थी उसका जो प्रमुख रूप था वो निजी स्वामित्व था। इसमें निजी अर्थव्यवस्था को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को विशेष महत्व दिया गया था। राज्य की संपदा का निजीकरण किया गया था। जो भी राज्य में संपदा है इस मॉडल के द्वारा कहा गया था राज्य के जितने भी संसाधन है, राज्य के जो भी संसाधन है उन्हें निजी हाथों में सौंपा जाएगा, उनका निजीकरण किया जाएगा। इसके अलावा सामूहिक फार्में थी, कृषि वगैरह जो थी उसे निजी क्षेत्रों में, निजी फार्मों में बदला गया था। मुक्त व्यापार व्यवस्था को और पश्चिमी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया गया था। इसमें कहा गया था जो पूर्वी यूरोप के देश है ये मुक्त व्यापार को बढ़ावा दे, है ना, बिना टैक्स के व्यापार को बढ़ावा दे, टैक्स कम से कम लगाए, सीमा शुल्क को कम से कम किया जाए, है ना। इसके अलावा और ये आपसी व्यापार को कम करें और पश्चिमी देशों के साथ व्यापार ज्यादा से ज्यादा करें, तभी इनका विकास होगा। इस मॉडल में ये भी कहा गया था। इसके अलावा इन देशों से पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने को कहा गया था। कहा था जैसे पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था है उसी की तरह तुम भी अपनी अर्थव्यवस्था अपनाओ, उनके साथ ज्यादा व्यापार करो। ये सारी चीजें इन देशों के द्वारा अपनाई गई थी शॉक थेरेपी के द्वारा। अब दोस्तों, हम समझते हैं कि शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुए। शॉक थेरेपी के अपनाने के कारण जो रूस और पूर्वी यूरोप के देश थे
इनकी स्थिति पर क्या क्या असर हुआ। तो दोस्तों, शॉक थेरेपी का जो मॉडल था वो पूरी तरह असफल रहा और इससे रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। जो शॉक थेरेपी का मॉडल था दोस्तों, इसे रूस और पूर्वी यूरोप के द्वारा इसलिए अपनाया गया था ताकि इन देशों का आर्थिक विकास हो। लेकिन ये मॉडल असफल रहा क्योंकि उनका आर्थिक विकास होने की बजाय उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। जो रूस था, उसका औद्योगिक ढांचा, उसकी जो औद्योगिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई और अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यहाँ का जो मुद्रा थी रूबल वगैरह, उसमें भी बड़े पैमाने पर गिरावट आ गई। रूस के 90% सार्वजनिक उद्योगों को औने पौने दामों में बेच दिया गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहा जाता है। दोस्तों, रूस के जो 90% उद्योग थे वो बहुत ज़्यादा सस्ते दामों में बेच दिए थे, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ और यहाँ का आर्थिक ढांचा पूरी तरीके से चरमरा गया था। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहा जाता है, क्योंकि कबाड़े के भाव ही यहाँ के उद्योगों को बेचा गया था। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई। रूस की अर्थव्यवस्था जो थी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, बहुत हालत खराब हो गई थी, जिस कारण उसकी मुद्रा रूबल में भी गिरावट बड़े पैमाने पर की हुई थी। आर्थिक असमानता बढ़ी, गरीब और गरीब हो गए और अमीर हो गए। जो रूस था उसमें, रूस और पूर्वी यूरोप के जो देश थे दोस्तों, उनमें आर्थिक असमानता और ज़्यादा बढ़ गई। जो अमीर लोग थे उनके पास तो अब बड़े बड़े उद्योग वगैरह आ गए, क्योंकि जो उद्योग बेचे गए थे वो सस्ते दामों में बेचे गए थे। वो गरीब लोगों को तो खरीदेंगे नहीं, कौन खरीदेगा? अमीर लोग खरीदेंगे। तो अमीर लोग तो इसमें और ज़्यादा अमीर हो गए और गरीब लोग और ज़्यादा गरीब हो गए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सामूहिक खेती प्रणाली समाप्त हो गई, जिससे खाद्यान्न संकट भी यहाँ पर उत्पन्न हो गया। माफिया वर्ग का उदय हुआ। माफिया वर्ग ताकतवर बन के उभरा। जो रूस था, रूस में जो गुंडे वाला लोग थे वो ताकतवर बन के उभरे। उनका रूस में काफी ज्यादा दबदबा बढ़ गया। महंगाई बढ़ गई, जिससे लोगों की जो जमा पूंजी थी वो भी चली गई। शॉक थेरेपी के कारण रूस की जो संसद थी वह कमजोर हो गई थी और यहाँ के राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां दे दी गई थी प्रधानमंत्री के मुकाबले, जिससे जो यहाँ का शासन था वो सत्तावादी हो गया था। तो दोस्तों, ये सारे परिणाम शॉक थेरेपी के हुए थे, जिस कारण शॉक थेरेपी का जो मॉडल था पूरी तरह से असफल रहा। सोवियत संघ में सुधार के लिए मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका। दोस्तों, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में कौन कौन से सुधार किए थे, है ना, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, पश्चिमी देशों की बराबरी करने के लिए जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, इन्होंने सोवियत संघ में जो सूचना प्रौद्योगिकी थी उसमें सुधार किया था। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर लोकतंत्र को भी मजबूत कर दिया था। कई सारी लोकतांत्रिक नीतियां चलाई, जिनमें जनता के अधिकार वगैरह भी इन्होंने बढ़ा दिए थे। इसके अलावा इन्होंने सोवियत संघ से अपनी सेना वापस बुला ली थी। जो सोवियत संघ ने अपनी सेना 1979 में अफगानिस्तान भेज दी थी, जो 10 सालों तक अफगानिस्तान में रही थी, उस सेना को मिखाइल गोर्बाचेव ने वापस बुला लिया था। इसके अलावा अमेरिका के साथ जो हथियार की होड़ चल रही थी उस होड़ को भी समाप्त कर दिया था और लोगों के अधिकार में वृद्धि की और यहाँ की जनता की जागरूकता में भी वृद्धि मिखाइल गोर्बाचेव के कारण ही हुई थी। 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन की घोषणा भी मिखाइल गोर्बाचेव ने ही की थी। तो ये सभी काम मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा किए गए थे और इन्हीं कामों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ था। पूर्वी यूरोप के देशों में संघर्ष और तनाव। दोस्तों, जो पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के साथ शामिल थे, इन्हें दूसरी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है ना, इन्हें दूसरी दुनिया भी कहा जाता है। जो अमेरिका के साथ देश शामिल थे उन्हें पहली दुनिया कहा जाता है। दोस्तों, जो पूर्वी यूरोप के देश थे, इनमें संघर्ष और तनाव किस प्रकार से था इसके बारे में देखते हैं। रूस के दो गणराज्य थे जिनका नाम था चेचन्या और दागिस्तान। दोस्तों, जहां पर कई सालों तक हिंसक और अलगाववादी आंदोलन चले। और इसके अलावा जो मास्को था,
यहाँ पर सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए बमबारी की, मानव अधिकार का उल्लंघन किया था, है ना। बड़े पैमाने पर मानव अधिकार का हनन वगैरह भी यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर चेचन या दागिस्तान में भी संघर्ष चल रहा था, मास्को में भी आंदोलन चल रहे थे। इसके अलावा दोस्तों मध्य एशिया में जो तजाकिस्तान है, इसमें 10 वर्षों तक संघर्ष चले, गृह युद्ध चला 1991 से 2001 तक, है ना। ये सारी समस्या सोवियत संघ में शामिल देशों के बीच में आ रही थी। अजरबैजान का जो एक प्रांत था जिसका नाम है नगरनो काराबाग, यहाँ पर भी कुछ जो अर्मेनियाई मूल के लोग हैं ये आंदोलन वगैरह कर रहे थे। ये अर्मेनिया देश में शामिल होने की बात कर रहे थे, जिसको लेकर अजरबैजान में भी युद्ध चल रहा था। यूक्रेन, जॉर्जिया और किर्गिस्तान में भी जो बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए और यहाँ की जो सरकार थी और यहाँ का जो मौजूदा शासन था उस शासन को भी इन्होंने समाप्त कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों जो चेकोस्लोवाकिया था वो शांति से दो भागों में बट गया, चेक और स्लोवाकिया, है ना। और दोस्तों युगोस्लाविया भी कई सारे प्रांतों में टूट गया था, जिसमें बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया, ये सारे हिस्से युगोस्लाविया के हुए थे। तो दोस्तों ये सभी संघर्ष पूर्वी यूरोप के देशों में जारी थे सोवियत संघ के विघटन के बाद। दोस्तों सोवियत संघ के विघटन का भारत पर क्या असर हुआ, भारत को इससे फायदा हुआ या भारत को बहुत ज्यादा हानि हुई, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व राजनीति में कई बड़े बदलाव आए थे। अमेरिका महाशक्ति बन गया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र ऐसा देश था जो विश्व में सबसे ताकतवर था। कोई भी देश विश्व स्तर पर ऐसा नहीं था जो अमेरिका की बराबरी कर सके, अमेरिका की नीतियों का विरोध कर सके। भारत अब मित्र विहीन था क्योंकि भारत के सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंध थे, सोवियत संघ का विघटन हो गया था। अब भारत चाहते हुए ना चाहते हुए भारत को अमेरिका की नीतियों का समर्थन करना पड़ रहा था, अमेरिका के साथ चलना पड़ रहा था ताकि भारत अपना आर्थिक विकास कर सके। ये अब उसकी मजबूरी बन चुकी थी अमेरिका के साथ रहना। विकासशील देश इराक, है ना, अब ईरान वगैरह, इन पर अमेरिका ने अनावश्यक हमले करे, इसका भी भारत के द्वारा विरोध नहीं किया गया क्योंकि मैंने कहा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे इन संगठनों पर अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। इन संगठनों से अब किसी भी देश को मदद चाहिए तो उसे अमेरिका की नीतियों का समर्थन करना पड़ेगा। तो भारत ना चाहते हुए भी अमेरिका के नीतियों का समर्थन कर रहा था इन संगठनों से मदद वगैरह लेने के लिए। तो ये दोस्तों ये सभी असर भारत के ऊपर पड़े थे सोवियत संघ के विघटन के बाद। दोस्तों अब हम समझते हैं रूस और भारत के संबंध। भारत और रूस के संबंध हमेशा से अच्छे रहे दोस्तों। दोनों ही देशों का, भारत और रूस दोनों का ही दोस्तों बहुत दुर्बेय विश्व का सपना रहा है ना। इन दोनों ही देश चाहते हैं कि विश्व में कोई भी एकमात्र महाशक्ति या ना रहे, विश्व में सभी देश अपने विकास खुद करने में सक्षम हो, सभी देश ताकतवर हो। दोनों देश शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जिससे भी पता चलता है कि दोनों देशों के संबंध अच्छे हैं। इसके अलावा दोस्तों 2001 में भारत और रूस के द्वारा 80 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए थे, जिससे भी इन दोनों देशों के बीच में संबंध मजबूत हुए थे। भारत और रूस जो भारत है हमारा दोस्तों वो रूस से हथियार खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है ना। जिससे भी पता चलता है हमें कि इन दोनों देशों के बीच में संबंध काफी ज्यादा मजबूत है। भारत के जो अंतरिक्ष अभियान हुए उन अभियानों में सोवियत संघ ने रॉकेट देकर भारत की मदद की थी और सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी था वह रूस था। तो इस कारण भी भारत और रूस के संबंध काफी ज्यादा मजबूत रहे शुरू से ही। रूस में भारतीय कलाकारों की मूवी देखी जाती है ना, किस राज कपूर की और अमिताभ बच्चन की। और इसके अलावा भारतीय लेखकों की किताबें भी रूस में पढ़ी जाती है। तो इन सभी चीजों से पता चलता है भारत और रूस के संबंध अच्छे रहे हैं। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। दोस्तों सोवियत संघ के विघटन के बाद
जो मैंने बताया कि जो पूर्वी यूरोप के देश थे, इन देशों ने सोवियत संघ के विघटन के बाद एक संगठन बनाया जिसे स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रीय गुल अर्थात CIS कहा गया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, है ना। इस संगठन को 1991 में बनाया गया था और दोस्तों इस संगठन में 9 देश शामिल है ना। ये देश है, इसमें आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना, मोल्दोवा, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, जो अब इसमें से हट गया है। अब दोस्तों इसके अलावा हम समझते हैं बर्लिन की दीवार। दोस्तों बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी, है ना। जो जर्मनी है उसकी राजधानी बर्लिन में ये दीवार बनाई गई थी 1961 में। ये दीवार पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के विभाजन का प्रतीक थी। शीत युद्ध का प्रतीक भी इस दीवार को माना जाता है। दोस्तों ये दीवार लगभग 28 वर्षों तक खड़ी रही थी, है ना। 1961 में बनी थी और ये 1989 तक खड़ी रही थी। 9 नवंबर 1989 में इस दीवार को वहाँ की आम जनता के द्वारा गिरा दिया गया। तो बर्लिन की आम जनता थी, उसने इस दीवार को गिरा दिया था और इसके साथ ही शीत युद्ध का अंत माना जाता है। तो दोस्तों ये दीवार 28 सालों तक खड़ी रही थी, 1961 में बनी थी और 1989 में ये दीवार गिरा दी गई थी। 150 किलोमीटर लंबी थी। कितनी लंबी थी दोस्तों? 150 किलोमीटर लंबी ये दीवार थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।